गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका YouTube के इस मेरे नए चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक ना। अर्थशास्त्र के अंतर्गत विकास चैप्टर, डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि विकास कहते किसे। देखिए, विकास का अर्थ होता है कि किसी भी देश का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत उस देश की स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, सम्मान, दूसरों से मिलने वाला सम्मान, आर्थिक समानता, इसके अलावा लोगों के रहन सहन का उच्च स्तर, ठीक ना, शिक्षा, व्यापार, इन सब क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि होना, जिसको हम विकास की श्रेणी में ला सकते हैं। ये विकास का भाग, ठीक ना। और इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि लोगों का कितना विकास हुआ है, लोगों के रहन सहन का कितना विकास हुआ है। तो हम कैसे ध्यान देंगे? विकास के जो ये तत्व हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए। विकास का लक्ष्य जो होता है भिन्न भिन्न देशों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग विकास के लक्ष्य होते हैं। किसी को विकास का मतलब होता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना, ठीक ना, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना। और किसी के विकास का लक्ष्य होता है कि हम सबसे आगे हो जाए, हर एक देश से आगे निकले, हर तरह से हम विकसित हों, हर क्षेत्र में विकास करें। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि उस देश की इनकम कैसी है, ठीक ना, आय, या इसको हम लोग इनकम भी कहते हैं, आय। और ये कैसे प्राप्त होगा? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से हमको इनकम की प्राप्ति होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे हमको आय मिलता है, और उस आय का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या देश के विकास में लगाते हैं, राष्ट्रीय विकास में लगाते हैं, ठीक है। तो विकास का लक्ष्य जो होता है वो मिश्रित होता है। हर एक क्षेत्र, जैसा कि हमने बताया, स्वतंत्रता के लिए, आर्थिक समानता के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए, ठीक ना, और इसके अलावा बेहतर जीवन को बनाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो हर का लक्ष्य जो होता है वो अलग होता है, मिश्रित लक्ष्य होता है। इसी तरह से देश के विकास का भी जो लक्ष्य होता है वो हर देश के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग मापदंड होता है। किसी के लिए विकास जो है वो आगे बढ़ने की संभावना है, तो किसी के लिए विनाशकारी है। विकास को कभी विनाश के द्वारा नहीं देखा जा सकता। किसी भी देश के विकास का लक्ष्य का मापदंड भी अलग अलग होता है। कोई देश कृषि प्रधान होता है, कोई देश जो होता है औद्योगिकरण वाला होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ ज़्यादा हुआ रहता है, ठीक ना। जैसे हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे देश के हर एक व्यक्ति को भोजन मिले, उनका सही तरीके से भरण पोषण हो, और किसानों की स्थिति में सुधार हो ना। और इसके अलावा व्यापारिक वर्ग है, उनका विकास हो, उनको लाभ मिले, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो। जहाँ तक जो संभावना दिखाई देती है विकास का, उस क्षेत्र में यही प्रयास होता है कि विकास हमारा देश करे। तो हर देश का अपना अपना मापदंड होता है। हर देश प्राथमिकता देता है कि किस लक्ष्य को पहले पूरा करना है। कृषि प्रधान होने के नाते कृषि को बढ़ावा देना है,
औद्योगिकरण होने के नाते उद्योगों को बढ़ावा देना है, व्यापारिक वर्ग को बढ़ावा देना है, बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास करना है, उद्योग लगाने हैं ताकि देश क्या हो, विकास करे। देखिए, देश के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने देश की जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि किसी भी देश के विकास में जनसंख्या जो है प्रमुख बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करें जिससे कि हम विकास तेज़ी से कर सकें। तो इसके लिए सरकार सही निर्णय लेती है, सही निर्णय लेने का कार्य जो है वो गवर्नमेंट करती है और न्यायपूर्ण तरीके से किसी भी निर्णय पर पहुंचती है जिससे सबका लाभ हो। अब ये देखना है कि विकास की तुलना हम अन्य देशों से किस प्रकार करें। तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका है राष्ट्रीय आय की और प्रति व्यक्ति आय की, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक है, ये नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, और ये है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। इसके माध्यम से हम दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच तुलना कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम अपने देश की तुलना अमेरिका से कर सकते हैं, कनाडा से कर सकते हैं, पाकिस्तान से कर सकते हैं, जापान से कर सकते हैं। ठीक ना, कि हम कहाँ पे खड़े हैं उन देशों की तुलना में। यदि हमारे देश की राष्ट्रीय आय कम है तो कोशिश की जाती है कि हम अपने देश की राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को बढ़ाएं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि नई टेक्निक का विकास, नई टेक्निक को लागू किया जाए। ठीक है, प्रोडक्शन का जो स्तर है उसको ऊंचा किया जाए, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम अपने देश का विकास कर सकें। लोगों की आय बढ़ेगी तभी हमारा राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। और इसी के तहत पर कैपिटा इनकम इसी के माध्यम से हम राज्यों की भी तुलना कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की तुलना हम पंजाब से कर सकते हैं, हरियाणा से कर सकते हैं, ओडिशा से कर सकते हैं, बिहार से कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमाम राज्य है उससे हम अपने राज्य की तुलना कर सकते हैं कि हमारे राज्य की आय का स्तर क्या है और अन्य राज्यों की आय का स्तर कैसा है। हम किस प्रकार से उनके बराबर करें। जिन राज्यों की आय जो है वो अधिक है उससे हम किस प्रकार से बराबर करें। क्या क्या हमको सुधार करना है अपने राज्य में, किस प्रकार के किस प्रकार से विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये हम तुलना कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत भी मान लीजिए किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है विश्व बैंक ने 2013 में विश्व विकास रिपोर्ट निकाला था, उसके अनुसार 12,736 अमेरिकी डॉलर वाले जितने भी देश हैं, ठीक ना, जहाँ पे 12,736 प्रति वर्ष अमेरिकी डॉलर लोगों को मिलता है, तो वो उस देश को समृद्धशाली देश के रूप में देखा जाता है। 12,736 या उससे ज़्यादा अमेरिकी डॉलर यदि किसी भी देश को प्राप्त होता है पर कैपिटा इनकम के रूप में, तो वो देश समृद्धशाली यानी विकसित देश के रूप में देखा जाता है। ठीक, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इंग्लैंड है, फ्रांस, जापान, स्विट्ज़रलैंड, ये सब तमाम जो देश है वो विकसित देशों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसी तरह से 1045 या उससे कम इनकम वाले अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष जो प्राप्त होता है उससे कम है तो हम कम समृद्धशाली हैं, यानी विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, कम आय वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। और हमारे देश का जो है वो 1570 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है, जो कि हम औसत एवरेज देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से दो देशों के मध्य, दो राज्यों के मध्य तुलना कर सकते हैं। और आय
जिस देश की आय अधिक होगी वहाँ पर विकास का लक्ष्य जो है तेज़ी से पूरा किया जा सकता है। विकास के नए नए मापदंड आ सकते हैं, क्योंकि देखिए विकास के नाम पे बहुत ज़्यादा विनाश भी हो रहा है। आज के संदर्भ में देखते हैं तो विकास तो होता हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति का जो क्षरण किया जा रहा है, प्रकृति को, नेचर को बर्बाद किया जा रहा है, जिससे कि हमारे जो वातावरण, हमारी जो प्राकृतिक वातावरण है बिल्कुल असंतुलित हो गई है। तो ये एक तरह से विनाश की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो विकास वहीं तक अच्छा है जहाँ तक कि प्रकृति से छेड़छाड़ न की जाए। अपने नेचर को भी, अपने प्रकृति को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, तब हम विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। एक तरफ हम विकास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम विनाश भी करते जा रहे हैं, जिससे कि आज के हालात को आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार के विश्व के हालात बन गए हैं। देखिए हम यहाँ पे आय और अन्य मापदंड यानी कि साक्षर शिशु मृत्यु दर है, साक्षरता है, लिटरेसी रेट एंड पर कैपिटा इनकम, इन तीन के माध्यम से हम 3 राज्यों की तुलना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, कितना 2,25,892 रुपये है प्रति व्यक्ति का। जो प्रति व्यक्ति आय है प्रति वर्ष का, वो लगभग 2,25,892 रुपये है। इसलिए उच्चतम स्तर पे महाराष्ट्र है। और साक्षरता दर में यहाँ शिशु मृत्यु दर कितनी है? 25 है। लिटरेसी रेट है 82%, ठीक है। तो अब यहाँ पे केरल का देखिए, केरल में लिटरेसी रेट जो है सबसे ज़्यादा है। हमारे देश में लगभग 94% जो है लिटरेसी रेट केरल का है सबसे ज़्यादा। जब साक्षरता दर अधिक है तो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी कम है, 12 है। आप जानते हैं कि शिक्षा का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो प्रभाव यहाँ दिख रहा है। लगभग 12 है शिशु मृत्यु दर और 25 यहाँ पे है। और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है 1,96,842, ठीक है। बिहार की स्थिति देखिए, बिहार में लिटरेसी रेट है 62% और यहाँ पे शिशु मृत्यु दर जो है 43 है, यानी साक्षरता का प्रभाव यहाँ पे आपको दिख रहा है। पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो सोच समझ के कार्य किया जाता है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए 62 है, यहाँ भी शिशु मृत्यु दर आपका हो जा रहा है 43, बढ़ गया है। और प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे जो है कम है 63,200। तो ये केवल एक एग्जाम्पल के रूप में है, 3 राज्यों की हमारे देश में तुलना की गई। तो किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं, साक्षरता को बढ़ाएं, जिससे कि लोगों की जो सोचने समझने की शक्ति है उसमें वृद्धि हो, लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, उसमें वृद्धि हो और वो अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरीके से पूरा कर सकें। और इसके साथ ही साथ राज्यों का भी विकास हो, देश का भी विकास हो। और इसमें जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। सार्वजनिक सुविधाओं मीन्स जो कुछ आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं वो किसी देश के लिए बहुत मायने रखती है। जैसे कि आपके विद्युत है, बिजली, ठीक ना, और जल की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क निर्माण अच्छा होना चाहिए, ये सब चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब जो है वो आधारभूत सुविधाएं हैं किसी भी देश के लिए और ये होना बहुत आवश्यक है। प्रदूषण मुक्त देश होना चाहिए, साफ सफाई स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लोगों का जो जीवन हो वो सरल बन सके, वातावरण शुद्ध होना चाहिए,
और विद्यालयों में भी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो सभी विद्यालयों में मिलनी चाहिए। शौचालय होना चाहिए, शुद्ध पेयजल होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए और स्वच्छता होनी चाहिए, जिससे कि ये हम मान सकते हैं यदि ये सब सुविधाएं किसी भी राज्य को या किसी भी देश को मिलती हैं तो विकास के मार्ग पे हम अग्रसर हो रहे हैं। तो सार्वजनिक सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है हर देश में। हर देश के लिए, जो गरीब देश है उनके लिए भी, हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए भी, सबके लिए ये बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से आज हम लोग विकास के जो मापदंड हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और जहाँ नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप ध्यान से पढ़ती होंगी। ठीक है, एंजॉय करके पढ़िए, बर्डन समझ के ना पढ़िए और जहाँ नहीं समझ में आए मुझसे पूछिए। धन्यवाद।